हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यतिन क्लासेस। और आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों की 50 मार्क्स की सीरीज, जिसके अंदर मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा जो 50 नंबर के अंदर आप लोगों को कम से कम आने वाले हैं। आप आराम से पास हो सकते हो। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक इकोनॉमिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के लिए ढूंढ के लेके आया हूँ। उन्हीं सबको आपको कवर करना है। साथ साथ वीडियोस चलेंगी इंडियन इको की भी और मैक्रो की, पार्ट बाय पार्ट डलती रहेंगी। जाके उन्हें बस देखते जाओ, कवर करते जाओ। तो चलिए बिना समय बर्बाद करे स्टार्ट करते हैं। बेटा, सबसे पहले जो आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने सबसे पहली जो लड़ाई लड़ी थी हमारे देश में, वो थी बैटल ऑफ प्लासी। और ये लड़ाई लड़ी थी उन्होंने 1757 में। एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी? 1757 के अंदर। बहुत सारी डेट्स हैं, उस डेट्स की मैं सारी की सारी आप लोगों को पीडीएफ या फिर आप लोगों को स्क्रीनशॉट में भेज दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं कि चैप्टर नंबर फर्स्ट से, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट देखने हैं। यहाँ पे आप लोगों को देखो, मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। सबसे पहला है, डिस्कस एनी टू कॉजेज ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को बर्बाद करने में किसका रोल रहा था? ठीक है, दूसरा फॉरेन ट्रेड सेक्टर कैसे खराब हुआ था, और तीसरा हमें पढ़ना है डेमोग्राफिक कंडीशन। इन तीनों में से ही एक क्वेश्चन आप लोगों का फंसने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं। तो कह रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर ना ओवरवेलमिंगली इट वाज रूरल एंड एग्रीकल्चर इन कैरेक्टर। ठीक है, हमारे देश के जो ग्रामीण क्षेत्र था ना, वो बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर था। सारे लोग एग्रीकल्चर का ही काम करते थे। अराउंड अराउंड 85% ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन was lived in village and derived livelihood from agriculture। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो एग्रीकल्चर का ही काम करते थे। और सोचो 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे काम कर रही है, उसके बाद भी हमारे पास इतना फूड नहीं होता था कि हम अपना पेट भर सके। तो कंट्री वॉज नॉट सेल्फ सफिशियंट इन फूड एंड रॉ मटेरियल। ये देख रहे हो, यहाँ पे अंग्रेज आ रहे हैं और इनसे काम करवा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि रीजन क्या थे स्टैग्नेशन के। बेटा, चार रीजन है, चार में से दो तो इंपॉर्टेंट होने ही होने। ठीक है, एक तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और एक आपका सेकंड वाला। फर्स्ट और सेकंड मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं करवाऊंगा चारों। सबसे पहला है लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसको हम जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, जमींदारी सिस्टम भी बोला जाता है इसको। दूसरा है कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक एक करके चारों को समझाता हूँ क्या कहता है ये। सबसे पहले मैं बात करता हूँ लैंड सेटलमेंट सिस्टम की। ठीक है, लैंड सेटलमेंट सिस्टम कह रहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वाज इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम। मैंने बताया था अभी, जमींदारी सिस्टम को ही क्या बोलते हैं? लैंड सेटलमेंट सिस्टम। प्रॉफिट एक्रूइंग वेंट टू जमींदार इन फॉर्म ऑफ लगान। लगान मूवी देखी है आप लोगों ने? जितना भी प्रॉफिट एक्रू होता था, ये बेचारे ना ढो ढो के लेके जा रहे हैं। और ये सारा का सारा, ये भाई साहब हमारे जमींदार है। ठीक है, जमींदार को जाके देते थे। जमींदार को कौन अपॉइंट करता था? कॉलोनियल गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी। उनका काम होता था कि उनसे जाके क्या करना है, सारा का सारा लगान लो। ठीक है, अराउंड अराउंड 90%, 80 to 90% वो लगान ले जाते थे, 10% उनके लाइवलीहुड के लिए छोड़ के जाते थे। इनका मेन इंटरेस्ट बस एक ही होता था भाई साहब का, कि लगान वसूल करो। डेट्स वर फिक्स टू सबमिट लगान, फेलिंग विच जमींदार विल लूज देयर राइट। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमींदार को बोल दिया था इतनी तारीख को लगान आ जाना चाहिए, अगर नहीं कर पाए तो आपकी जमींदारी छीन ली जाएगी। दे डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ जमींदार। जमींदार को, जमींदार ने ना बेचारे किसानों के लिए कुछ भी काम नहीं किया कि कम से कम चलो इरिगेशन फैसिलिटी करवा दें, कुछ फर्टिलाइजर प्रोवाइड करवा दें, कुछ ऐसी चीज प्रोवाइड करवा दे जिससे बेचारों की खेती ज्यादा हो सके। बस उन्हें मारना पीटना है, खेती करो, लगान के वसूल के लेके चले जाओ। ठीक है, जमींदारी सिस्टम को हम एक और नाम से जानते हैं, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ये भाई साहब थे जिन्होंने इसे इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस था जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया था। एरिया कहाँ पे? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में। ठीक है, कहाँ कहाँ पे सबसे पहले इंप्लीमेंट हुआ था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड पार्ट्स ऑफ यूपी, नॉर्थ इंडिया। ठीक है, जमींदारी का काम मैंने आप लोगों को बता ही दिया, क्या काम था? हाईली रिजिड था। उन्हें जाके बस क्या करना था किसानों से? एक ही काम था कि लगान वसूल करना है जमींदार को, और जाके अंग्रेजों को जमा करना है। ठीक है, जमींदार वर रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनर ऑफ लैंड। जमींदार है ना, ओनर बन गए थे बेटा लैंड के, जमींदारी के। ठीक है, ये इंटरमीडियरी बनते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में और कल्टीवेटर। कल्टीवेटर डायरेक्ट नहीं जा सकता था, उन्हें जमींदार से बात करके ही उनकी बात पहुंच पाती थी। कहां तक? ब्रिटिश गवर्नमेंट तक। तो यही काम करते थे जमींदार के बीच के अंदर, सारा का सारा लगान वसूला और जाके जमींदार से जमींदार ने जाके सबमिट कर दिया। जमींदार वर एक्सट्रैक्ट एज मच एज लगान एज दे कैन। उनका तो काम यही होता था बेटा, जितना लगान वो वसूल सके उतना लगान वसूलो। रेट ऑफ लगान वो सो हाई, अराउंड अराउंड मैं बता रहा हूँ ना, 80% लगान का रेट था। फार्मर्स वर इकोनॉमिकली एंड फिजिकली वीक। बेटा देखो, इकोनॉमिकली पैसों से खत्म,
फिजिकली जब बेटा खाने को ही नहीं मिलेगा, 10% है पूरा साल चलाना, कैसे काम चलेगा? ठीक है। जमींदार ओनली इंटरेस्टेड इन प्लीजिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट, इनका एक ही काम होता था भाई साहब का कि कैसे भी करके प्लीज करना है। ठीक है। वो कहते हैं ना, सेवाएं दो बस उनको जा जाके, उनके लिए हाथ जोड़ो जा जाके कि वो खुश रहें, वो खुश रहेंगे तो अपने आप ही मेरा काम होता रहेगा। तो ये जमींदार का बेटा काम होता था। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जमींदारी सिस्टम, जिसमें से क्वेश्चन फंस सकता है 1 नंबर में या 4 नंबर में। अगला क्वेश्चन बनता है कि दूसरा रीजन क्या रहा? दूसरा रीजन रहा कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये देख रहे हो कॉमर्शियलाइजेशन कॉलोनियल टाइम में। इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रेदर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। बेटा पहले प्रोड्यूस होता था फूड क्रॉप, ठीक है, फिर इन्होंने बनवाने शुरू करे इनसे कैश क्रॉप। देखो होता क्या था बेसिकली, पहले ना किसान अपना व्हीट राइस इन चीजों को प्रोड्यूस किया जाता था, ये फूड क्रॉप थे जो सेल्फ कंजम्पशन के काम आते थे। बाद में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने समझाया, बोलो भाई साहब इनसे तुम पैसा नहीं कमा सकते, आपको कुछ ऐसा बनाओ जो जाके मार्केट में बिके, जैसे कॉटन बिके, जैसे जूट बिके। इनकी खेती करवानी शुरू कर दी। जब इनकी खेती करवानी शुरू करी तो वो मार्केट में जाके महंगा बिका, किसानों के पास पैसा आया। बट किसानों के पास पैसा तो आया, बट क्या वो उससे अपना सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी तो खाने के लिए कॉटन थोड़ी खाएंगे, जूट थोड़ी खाएंगे, खाएंगे तो राशन ही। अब राशन लेने के लिए उन्हें मार्केट में गए, जितना कमाया उतना उनके पास पहुंच गया। बेसिकली मेन एम जो कॉलोनियल गवर्नमेंट का था वो अपना फायदा देखना था कि जाके मेरी जो इंडस्ट्री ब्रिटेन में खुली हुई है ना उनका काम चल सके। ठीक है। फार्मर्स वर गिवन हायर प्राइस फॉर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप लाइक कॉटन जूट। ब्रिटिश रूल प्रमोटेड शिफ्टिंग ऑफ क्रॉप फ्रॉम फूड क्रॉप टू कैश क्रॉप की तरफ ये लेके चले गए थे। ठीक है। कह रहे कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से ना फेमाइन्स आ गए थे, भुखमरी आ गई थी। मैंने भी बताया ना, जब आप सब चीजें ही ऐसी बनानी शुरू कर दी जिसे खा नहीं सकते, तो ऑटोमेटिकली घर में तो खाने के लिए है ही नहीं, भुखमरी तो आनी आनी है। पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एग्रीकल्चर वाज कॉमर्शियलाइज्ड केटर द नीड्स ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्री नेसेसरी रॉ मटेरियल। ये जो कॉटन और जूट था ना, ये इन्हीं के काम आता था, इनके लिए एज अ रॉ मटेरियल काम करता था। ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट वर ऑलवेज इन नीड ऑफ रॉ मटेरियल लाइक कॉटन जूट ग्राउंडनट शुगर केन एक्सेट्रा टू कीप देयर फैक्ट्रीज रनिंग, ताकि उनकी फैक्ट्रीज चलती रहे। ज्यादा प्राइस देके दे अट्रैक्टेड इंडियन पीजेंट, फार्मर्स को उन्होंने अट्रैक्ट किया टू प्रोड्यूस कमर्शियल क्रॉप इंस्टीड ऑफ फूड क्रॉप। अरे फूड क्रॉप मत बनाओ, कैश क्रॉप बनाओ, हम पैसा देंगे। और भैया पैसा तो दोगे, पर बेसिकली होगा क्या कि उनके घर में तो खाने को नहीं बचा। अब उसी पैसे से वो खाने के लिए जाएंगे, वो महंगा हो गया, जितना पैसा कमाया वो सारा का सारा दे के आ गए। मोर ओवर इंडिया वॉज फोर्स्ड बाय ब्रिटिश रूलर्स टू एक्सपोर्ट फूड ग्रेन्स विच वर इन शॉर्ट सप्लाई इन ब्रिटेन। जो फूड था ना, ये ब्रिटेन में कम था, यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते थे, पेट उन्हीं का भरता था, हम तो बस रोते ही रहते थे। भुखमरी आ जाती थी, जितना देखो सारे के सारे कैश क्रॉप्स बना रहे हैं, फूड क्रॉप्स कोई बना नहीं रहा, थोड़े बहुत अगर फूड क्रॉप्स बन रहे हैं उसे एक्सपोर्ट कर दिया। तो भारत में तो खाने को बचा ही नहीं। ठीक है। जब भारत में खाने को नहीं बचेगा तो होगा क्या, भुखमरी तो आनी ही आनी है। द एक्सटेंट कॉमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर वेंट सो फार एज टू मेक मैनी पीजेंट्स परचेज देयर फूड रिक्वायरमेंट फ्रॉम शॉप्स इन टाउन। अभी जो मैंने बताया कि वो जाके दुकानों से खरीदते थे। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एडवर्सली अफेक्टेड द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ विलेज इकोनॉमीज इन इंडिया। अपना भी पेट नहीं भर पा रहे थे। फॉल इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स वाज रिस्पांसिबल फॉर फ्रीक्वेंट फेमाइन्स इन द इंडियन ड्यूरिंग द ब्रिटिश डेज। बार बार है ना भुखमरी आ जाती। रीजन, अंग्रेज तो अपना तो रख लेते थे, अपने घर पे भेज दिया। ठीक है। बट इंडिया का जो पीजेंट था, इंडिया का जो लोग थे, वो बेचारे भुखमरी से मरते रहते थे। आई होप ये वाला आपको पॉइंट क्लियर हुआ हो। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट कह रहा है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये देख रहे हो जमीन सूखी पड़ गई। ठीक है। बेचारा किसान लगा पड़ा है, क्यों? क्योंकि सब कुछ डिपेंड था बारिश के ऊपर। अब अगर बारिश नहीं हुई तो इरिगेशन फैसिलिटी कुछ थी नहीं। ठीक है। लो लेवल ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, उस टाइम पे कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते थे, कुछ ऐसा उन्हें दे दो ग्रीन रेवोल्यूशन टाइप का बना के कि बेचारे ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। और नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर बस खाद का यूज करते थे, कोई वैसे केमिकल वगैरह वो कुछ भी नहीं प्रोवाइड करवाते थे। कल्टीवेटर हैड नीदर द मीन्स नॉर एनी इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। देखो जो बेटा फार्मर था ना, ना तो उसके पास कोई पैसा था, ना ही कोई और चीज थी जिससे वो इन्वेस्ट कर सके एग्रीकल्चर में। कोई एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करवाई जा रही थी किस तरीके से आप लोग खेती को बढ़ा सकते हो। डिफिकल्टी टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को वो बेचारे लेके ही नहीं आ पाते थे। 3 पॉइंट क्लियर हुए। चौथा देखो, सबसे बड़ा पॉइंट है, दैट इज स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेचारे किसानों के पास पैसा ही नहीं था, इन्वेस्टमेंट ही नहीं थी। ठीक है। कुछ किसानों के पास था। ठीक है। कुछ किसानों के पास था, बट वो भी बेचारे कितना ही करते। तो कह रहा है कि स्कैरसिटी टेरेसिंग में आती थी। टेरेसिंग फैसिलिटी देखी ये वाली, ये जो पहाड़ों के ऊपर होती है, आपने देखा होगा।
फ्लड कंट्रोल, बाढ़ का कोई कंट्रोल नहीं, बाढ़ आया पूरी की पूरी खेती बर्बाद हो जाती थी। कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था जिस तरीके का ये है, ये बाढ़ आ गई देखो पूरी की पूरी खेती बर्बाद हो चुकी है। कह रहे सम फार्मर्स हैव चेंज्ड देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कमर्शियल क्रॉप्स, ये भी मैंने बताया। स्मॉल फार्मर नीदर हैड रिसोर्सेज नॉर टेक्नोलॉजी हैड इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर, ना तो उनके पास पैसा था, ना ही उनके पास कोई टेक्नोलॉजी थी ताकि वो जाके क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सके एग्रीकल्चर में, जैसा आज के टाइम पे होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी आ चुकी है, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में आपने पढ़ा होगा, एचवाईवी सीड्स वगैरह आई, इन सब चीजों का आना हो गया, बट वहां पे उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। क्लियर हुआ? ये थे 4 पॉइंट, इन 4 में से 2 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग के 2 मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। दूसरा सेक्टर है बेटा फॉरेन ट्रेड सेक्टर। फॉरेन ट्रेड सेक्टर को किस तरीके से बर्बाद किया? हम लोग है ना जाने-माने लोग थे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए, जो हाथों से हस्तकलाएँ होती है ना, जो हाथों से बन के तैयार होते थे, उनके लिए हम बहुत जाने-माने थे। उसको भी अंग्रेजों ने देखो कैसे बर्बाद किया। अंग्रेजों ने एक्सपोर्टर बना दिया हमें प्राइमरी प्रोडक्ट का और इंपोर्टर बना दिया फिनिश्ड गुड्स का। समझ रहे हो? कच्चा माल जाएगा यहाँ से, कॉटन जाएगा यहाँ से, कपड़े बन के आएँगे वहाँ से। ठीक है? मैदा जाएगा यहाँ से, बिस्किट बन के आएँगे वहाँ से। तो यहाँ से हम कच्चे माल के एक्सपोर्टर बन गए थे और पक्के माल के क्या बन चुके थे? इंपोर्टर बन चुके थे। दूसरा, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों ने कहा 50% तो हम रखेंगे, जितना भी एक्सपोर्ट होगा, कंट्रोल है, और बाकी का जो 50% है वो 2-3 कंट्रीज के पास छोड़ दिया। अभी पूरा का पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। और कह रहा है कि ड्रेन हुई इंडिया वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश ना सारा का सारा लूट के लेके चले गए बेटा, हमें कर गए बर्बाद। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो बात करूं सबसे पहले एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड क्या कहता है। एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट सच एज रॉ मटेरियल कॉटन वूल शुगर इंडिगो जूट एक्सेट्रा, ये सब हम एक्सपोर्ट किया करते थे। और इंपोर्टर हो गए थे कॉटन के, सिल्क के, वुलन क्लॉथ के, कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरी प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश इंडस्ट्री। जो भी पक्का माल बनता था वो भारत में आता था और जो कच्चा माल जाता था वो विदेशों में चला जाता था। आई होप यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हुआ। यहाँ पे ना एक इन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी और लगाई थी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, टैरिफ का मतलब होता है टैक्स। टैरिफ का मतलब क्या होता है बेटा? टैक्स। ठीक है, इन्होंने कैसे टैक्स की पॉलिसी लगाई थी? डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब भेदभाव वाली। उन्होंने कहा सुनो, कच्चा माल भारत से विदेश जाएगा, कोई टैक्स नहीं। पक्का माल विदेश से भारत में आएगा, कोई टैक्स नहीं। बट अगर पक्का माल भारत से विदेश में गया, अगर भारतीयों ने पक्का माल बनाया और विदेश में जाके बेचने की कोशिश करी, उस पे इतना टैक्स लगा देते थे कि बेचारे वो खरीद ही नहीं पाते थे। ठीक है? ये विदेशियों को बेच ही नहीं पाते थे, वो इतना महँगा कर देते थे उसे। ठीक है? तो दैट वाज़ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी जो इसमें यूज़ हुई थी। अगला कह रहा है मोनोपोली कंट्रोल ओवर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिशर्स ने ना मोनोपोली कंट्रोल चला दिया था भारत के ऊपर। कह रहा है कि एक्सपोर्टर और इम्पोर्ट कह रहा है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री केम अंडर द मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। More than 50% of India's foreign trade was restricted to Britain, while rest was allowed with countries like China, सिलोन, सिलोन इज नोन एज श्रीलंका, ठीक है, और उस टाइम का पर्शिया आज के टाइम पे ईरान कहला रहा है। इनके साथ आप कर सकते हो। उस टाइम पे इन्होंने एक ओपन करी बेटा आर्टिफिशियल कह सकते कैनाल, जिसका नाम इन्होंने दिया स्यूज कैनाल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुई थी ये? 1869 में। इसने क्या किया, एक डायरेक्ट रूट प्रोवाइड करवा दिया। बेटा ध्यान से समझना है यहाँ पे। पहले के टाइम पे क्या होता था, मान के चलो कि आपका ब्रिटेन यहाँ पे है, ठीक है? और यहाँ पे इनको है ना सामान लेने के लिए ऐसे करके पूरा साउथ अफ्रीका इधर 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 से घूम के इधर आना पड़ता था। उन्होंने कहा ऐसे तो पता है ट्रांसपोर्ट में भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो इन्होंने एक आर्टिफिशियल रिवर यहाँ से तैयार करवा दी भारत से। ठीक है, घूमती घूमती यहीं से घूमती घूमती मतलब ट्रांसपोर्ट का टाइम खत्म कर दिया। एक कैनाल बनाई जिसका नाम दिया स्यूज कैनाल, और ये कब बन के तैयार हुई थी बेटा? 1869 के अंदर। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, इसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये क्या था, ट्रेड थ्रू सूज कैनाल क्या था? ये सूज कैनाल देख रहे हो, पहले इस तरीके से यहाँ से यूरोप से इस वाले रास्ते से, यहाँ से अफ्रीका से नीचे नीचे होते हुए ये भारत पहुंचते थे। फिर इन्होंने देखो ये डायरेक्ट रूट बना दिया, ये वाला। ठीक है, यहाँ से एक डायरेक्ट रूट बन के तैयार हो गया। अभी डायरेक्ट रूट बन के तैयार हुआ, उनके लिए इजी हो गया, एक आर्टिफिशियल रिवर बन गई। कह रहा है इट इज एन आर्टिफिशियल वाटरवे रनिंग फ्रॉम north to south across the Suez of Suez in northeastern Egypt. The opening of Suez Canal in 1869 reduced the cost of transportation and made access to the Indian market easier. कह रहा है इन्होंने रूट खत्म किया, कॉस्ट बची, ट्रांसपोर्टेशन का समय बचा। The canal provided a direct trade through for ships operating between Britain and India and avoided the need of sail around Africa. कह रहा है कि इन्हें यहाँ से घूम के जाने की जरूरत नहीं पड़ी, अब इनको एक रास्ता मिल गया ये डायरेक्ट वाला। क्लियर?
स्ट्रेटेजिकली एंड इकोनॉमिकली इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवेज इन द वर्ल्ड। आज के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट वाटरवे है बेटा ये। सुन रहे हो ना, आजकल ईरान वाला स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है, सब यहीं से निकल के जा रहा है वो। क्लियर हुआ यहाँ तक? आई होप। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहा है इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। इंडिया एक्सपोर्टर था कच्चे माल का। इतना कच्चा माल वो लेके चले गए भारत से कि उनके पास ना रखने के लिए जगह नहीं बची गोदाम के अंदर। तो उन्होंने क्या काम किया, उसका जो एक्स्ट्रा सरप्लस रखा हुआ था रॉ मटेरियल का, कह रहा है कि इस रॉ मटेरियल को उन्होंने यूज किया टू मीट एक्सपेंसेस ऑन द वॉर फॉट बाय द गवर्नमेंट। जो भी खर्चे लड़ाई के अंदर होते थे ना, उसकी पेमेंट वो उस कच्चे माल के थ्रू कर देते थे। तो इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम सर्विसेज लाइक बैंकिंग वगैरह कुछ भी अगर सर्विस उन्होंने लेनी होती थी, उन सर्विसेज की पेमेंट भी वो किस में करते थे, कच्चे माल में करते थे। टू मेक पेमेंट इनकर्ड बाय ऑफिस सेटअप इन ब्रिटेन, जो ब्रिटेन ब्रिटेन के अंदर उनके ऑफिस बने हुए थे, उनका जो भी खर्चा था तो सारे के सारे भाई साहब ना इसी में करते थे। कच्चा माल सारा का सारा लूट के ले गए थे। हेंस द वेल्थ हैज ड्रेन टू अ लार्ज एक्सटेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ठीक है, कि कहाँ-कहाँ पे यूज़ किया जाता था पैसे का। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट लास्ट वाला, जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, डेमोग्राफिक कंडीशन। कह रहा है डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एग्जिबिट्स ऑल फीचर ऑफ स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इंडियन इकोनॉमी। इसने ना सारे फीचर्स को दर्शा दिया था कि क्या-क्या बैकवर्ड लेवल पे हम पहुँच चुके थे। सारी चीज़ें बताऊँगा। उससे पहले एक ईयर आया था 1921, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने आपको 1757 बताया था बैटल ऑफ प्लासी का, 1869 बताया स्यूज कैनाल ओपन होने का, 1921 के अंदर आया बेटा ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इसको बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इससे पहले इंडिया वाज इन फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इससे पहले भारत का ना 1921 से पहले फर्स्ट स्टेज था ट्रांजिशन का, और इसके बाद सेकंड स्टेज आया। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों बोला गया? इसी के बाद हेल्थ फैसिलिटीज पे थोड़ा सा काम हुआ और हेल्थ फैसिलिटीज सही हुई, जिससे पॉपुलेशन भी बढ़नी शुरू हुई। पहले के टाइम पे लोग ही इतने मर जाते थे, अभी सारी चीजें डेमोग्राफिक में बताने वाला हूँ आप लोगों को। क्लियर हुआ? तो 1921 इज आल्सो नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। उसके बाद जनगणना शुरू हुई। जनगणना मतलब पॉपुलेशन की काउंटिंग वगैरह जो होती है। पहला ऑफिशियल सेंसस कब आया था? 1881 के अंदर। ठीक है, पहला ऑफिशियल सेंसस कब आया है? 1881 के अंदर। और हर 10 साल के अंदर, हर 10 साल के अंदर एक नया सेंसस किया जाता है, पॉपुलेशन की काउंटिंग की जाती है। जैसे 1881, 1891, लास्ट 2011 हुआ था, अभी बीच में कोरोना आ गया तो उस टाइम पे ढंग से नहीं हो पाया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पॉपुलेशन की काउंटिंग की गई। दैट इज ऑफिशियल सेंसस। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब आया था? 1881 में। बेटा ये चार डेट बता रहा हूँ, चारों डेट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना। अब बात करते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन में। कह रहे बर्थ रेट भी ज्यादा था और डेथ रेट भी ज्यादा था। बर्थ रेट का मतलब क्या होता है और कितने पे काउंटिंग होती है? बर्थ रेट काउंटिंग होती है पर 1000। 1000 बच्चों ने जन्म लिया, ठीक है, 1000 लोगों की डेथ हुई पर 1000 पे। बेटा एक ध्यान रखना, पर 1000 पे काउंट होगी। डेथ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 पर्सन्स इन अ ईयर। बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वाज वेरी हाई, नियरली 48 एंड 40 पर 1000। हजार में से 48 बर्थ रेट थी और 40 की डेथ रेट थी। मतलब 1000 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं, 48 भारत में होते थे। 1000 अगर लोग मर रहे हैं तो 40 अकेले भारत में मरते थे। इट वाज वेरी हाई। तो जो पूरे वर्ल्ड के अंदर की बात चल रही है, द लेवल ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज वाज वेरी पुअर, दैट वाज द रीजन। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, लोग मर रहे हैं तो मर जाओ भाई। बीमारी भी अगर छोटा सा बुखार भी हो गया ना, आज के टाइम पे इतनी सारी चीजें, दवाई खाओ अपनी और एक सही हो जाओगे। उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं था, बेचारे मर ही जाते थे बुखार में। क्लियर हुआ? पुअर हेल्थ फैसिलिटीज थी, ठीक है। द लेवल ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज वाज वेरी पुअर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। देयर वाज लैक ऑफ प्रॉपर हाउसिंग, सैनिटेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी। पानी गंदा, ठीक है, सारी चीजें इतनी बेकार हो चुकी थी कि मतलब वो बेचारे लोग है ना पानी पी के भी मर जाते थे। ठीक है, पानी में अंदर कोई केमिकल वगैरह कुछ भी चीज अगर आ गई, बंदे ने पिया वो भी खत्म हो जाता था, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी पे कोई फोकस ही नहीं किया जाता था, साफ सफाई पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब नवजात शिशु, तो 1 साल से कम के बच्चे होते हैं, उनकी क्या रेट थे उस टाइम पे? देखो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द नंबर ऑफ डेथ। ये भी कितने पे काउंट हो रहा है बेटा? पर 1000। ध्यान रखना, पर लैख पे भी होते हैं कुछ चीज, पर 1000 पे भी होती है। बट डेथ रेट, बर्थ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कैलकुलेटेड ऑन पर 1000 birth rate of children under 1 year of age during the given period. The mortality rate was very high, particularly infant mortality rate was as high as 1218 per 1000। समझ रहे हो? 1000 अगर बच्चे 1 साल से कम के मर रहे हैं,
18 भारत के अंदर मर जाते थे, ठीक है? और आज के टाइम की अगर मैं 2017 तक के डेटा की बात करूँ तो इट इज़ 33 पर 1000 और 2021 के अंदर अराउंड ये 32 पहुँच गया था। तो इस डेटा की ज़रूरत नहीं है, बट ये वाला डेटा आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कॉलोनियल के टाइम पे वो कितना था? इट वाज़ 218 पर 1000 इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, गरीबी बेहिसाब थी, ठीक है? देयर वाज़ नो रिलायबल डेटा अबाउट द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी। देखो, पॉवर्टी को गिनने के लिए ना कोई डेटा तो होता नहीं था, ठीक है? बट देयर इज़ नो डाउट दैट एक्सटेंसिव पॉवर्टी प्रिवेल्ड इन द इंडियन ड्यूरिंग कॉलोनी। गरीबी तो बेहिसाब थी क्योंकि अंग्रेज सब कुछ लेके चले जाते थे। जमींदारों पे पैसा था, बाकियों के पास पैसा नहीं था। द ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कॉमन पीपल इन इंडिया वाज़ वेरी लो एंड देयर वाज़ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन द कंट्री। कह रहे, जो ओवरऑल स्टैंडर्ड लेवल था ना, वहाँ उस टाइम अंबानी-वंबानी नहीं हुआ करते थे बेटा। उस टाइम तो बेचारे गरीब ही रहते थे सारे के सारे, ठीक है? इतना बुरा हाल था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कुछ भी नहीं था। सब गाँव के अंदर रहते थे, एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री छीन ली, बस कैसे-कैसे जिए हमारे पूर्वज हम ही जान सकते हैं। कह रहा है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आज के टाइम पे एक्सपेक्टेंसी की अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 16 ईयर 69 ईयर है। एट द बर्थ अगर बच्चा एक जन्म लेता है तो हम मान के चलते हैं कि वो 69 ईयर तक जिएगा। बट उस टाइम पे इट वाज़ ओनली 32 ईयर्स, 32 साल के लिए ही वो क्या था? जी पाता था। द लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेफर्स टू द एवरेज नंबर ऑफ ईयर फॉर व्हिच पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लाइव एट बर्थ। बर्थ होते ही उसे पता चल जाएगी ये कितने साल तक जी सकता है। 32 साल की उम्र हुआ था लड़की की। सोच रहे हो कितना बुरा हाल था, जो अब कितना हो चुका है 69। लास्ट पॉइंट, लो लिटरेसी लेवल। ये सारे जो पॉइंट है ना, ये बेटा 1 मार्कर में पूछे जाएँगे। क्लियर हुआ? इनको थोड़ा-सा फ़ोकस करके पढ़ लेना, ठीक है? 3-3 4-4 टॉपिक ही हर चैप्टर से करवाने वाला हूँ। द ओवरऑल लिटरेसी लेवल वाज़ अराउंड 16%। सोचो 16% भारतीय जनता बस पढ़ी लिखी थी और महिलाओं की बात करूँ, तो वो तो बिल्कुल था अराउंड अराउंड 7%। ठीक है? ओवरऑल अगर मैं बात कर लूँ तो 16% था और महिलाओं की बात कर लूँ फीमेल्स की तो 7% ऐसी थी जो पढ़ी लिखी थी। तो अंग्रेजों ने इतना बुरा हाल कर दिया था हमारे देश का, जिसका आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है? अगले चैप्टर में बताऊँगा इनको जब भारत आज़ाद हुआ तो किस तरीके से इनको कोशिश करी सही करने की, ठीक है? उसके बाद मैं आप लोगों को सारे चैप्टर के सारे टॉपिक्स जो मेन क्वेश्चन्स आ रहे हैं, ये बेटा 3 क्वेश्चन है, अब इसे भी नहीं करोगे ना, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना तो आपको करके जाना ही पड़ेगा। 4 डेट बताई हैं, उन्हें याद करो अच्छे से और ये जो मैंने वीडियो के अंदर कवर करवाया है और अगली वीडियोज़ मैक्रो की भी, इंडियन इको की भी, कल तक आपको सारा डेटा देने वाला हूँ। 10-10, 15-15 मिनट, आधे घंटे की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो। देखो फटाफट से रिवाइज़ करो और एग्ज़ाम देने के लिए जाओ। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।